Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स बच्चों इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एटीपी। बच्चों एटीपी जो है ये आपके लिए एक नई टर्म नहीं है, बल्कि हम इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर ना सिर्फ इसकी एब्रीविएशन बल्कि इसके हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके हैं। वैसे एटीपी का मतलब क्या होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहले से पता होगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बच्चों जो एटीपी है ये है क्या? बच्चों एटीपी को हम कहते हैं दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। बच्चों मैंने आपको पहले भी बारहा मर्तबा बताया है कि जिस तरह आप एक शॉप के पास जाते हैं, ठीक है, अब दुकान से आपने कोई भी सामान लेना है तो आपको सामान लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आप वो पैसे दुकानदार को देंगे, दुकानदार आपको बदले में सामान दे देगा। तो बच्चों आपकी बॉडी के अंदर भी जब आपने बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो बच्चों वहां पर आपको एनर्जी करेंसी देनी पड़ेगी। वहां पर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की जरूरत होती है, वहां पे एटीपी देनी पड़ेगी बॉडी को। बॉडी जब एटीपी लेगी उस एटीपी से बच्चों एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब किस तरह से निकलती है हम आगे देखेंगे। वो जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ना बच्चों, उससे एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बॉडी जो है वो एक खास फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगी। तो बच्चों एटीपी जो है ये हमारी एनर्जी करेंसी है बॉडी की। क्लियर? तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है बच्चों। आए हम इसकी डिटेल जो है इसको स्टडी करते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग्स बना दी हैं। पेपर में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एन नोट ऑन एटीपी। ठीक है, तो आप लोगों ने इन हेडिंग्स के साथ पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप इन हेडिंग्स को देख लें। सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, सेल्स यूज अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शंस। बच्चों मैंने आपको बताया ना कि एक सेल जो है उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं बच्चों, उन रिएक्शंस के लिए भी जाहिर सी बात एनर्जी चाहिए होती है। तो बच्चों वो खास किस्म की एनर्जी करेंसी होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों? एटीपी का नाम देते हैं। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़कर आए हैं। बच्चों जो बेसिकली जो डीएनए है ना बच्चों, डीएनए और आरएनए, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। बच्चों ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब उसमें जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और आरएनए बच्चों राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड वहां पे हमने पढ़ा। अब बच्चों मैंने आपको वहां पे बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड है ना जो बच्चों, इसके 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं। कितने बच्चों? 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं नाइट्रोजनियस बेस का बच्चों, एक को हम नाम देते हैं, ठीक है, 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते थे, ठीक है, जिसको हम राइबोज भी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? राइबोज। और इसके बाद बच्चों एक हमारे पास होता है फास्फेट ग्रुप। क्या होता है बच्चों? फास्फेट ग्रुप। ये न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, 5 कार्बन शुगर और फास्फेट ग्रुप। अब बच्चे जो नाइट्रोजनियस बेसिस थी मैंने आपको बताई थी कि ये जो है ये 5 नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। एडेनिन है बच्चों, थायामीन है, साइटोसिन है, गवानीन है और यूरासिल है। ठीक है, अब इनमें से 4 नाइट्रोजनियस बेसिस डीएनए के अंदर पाई जाती थी और 4 नाइट्रोजनियस बेसिस आरएनए के अंदर पाई जाती थी। अब आपने इसको देख लेना है कि कौन सी नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है, कौन सी आरएनए के अंदर पाई जाती है। अपने जहन में इसको मेमोराइज करें। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट जीसी ये 4 जो है बच्चों के इसके अंदर पाई जाती है डीएनए के अंदर। और आरएनए में मैंने आपको बताया था कि थायामीन नहीं होती, आरएनए में थायामीन की जगह पे यूरासिल होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है ये हम जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो एटीपी है ना बच्चों, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हमारे सेल्स जो है वो रिएक्शंस के अंदर एक खास किस्म की एनर्जी करेंसी इस्तेमाल करते हैं। ये जो करेंसी है बच्चों ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मतलब ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनियस बेस, 5 कार्बन शुगर जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और बच्चों फास्फेट ग्रुप से। और बच्चों जब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना बच्चों इसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एचसीपी का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों आप नोट की हेडिंग बना सकते हैं, एनओटी नोट। बच्चों हेडिंग आमतौर पे आप तब बना सकते हैं जब आपको कोई और हेडिंग समझ में ना आ रही हो कि आप क्या हेडिंग बनाएं, लेकिन आप लोगों ने कुछ लिखना है और वो लाजमी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह एनओटी नोट की हेडिंग बना सकते हैं। When cells store energy they make ATP। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब सेल्स ने एनर्जी को स्टोर करना है तो वो एटीपी को बनाएंगे। जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो बच्चों वो क्या करेंगे? वो एटीपी को तोड़ते हैं। तो बहुत आसान है कि वेल सेल्स स्टोर एनर्जी, जब सेल्स एनर्जी को जखीरा करते हैं तो वो एटीपी बनाते हैं, और जब सेल्स एनर्जी को तोड़ते हैं, ठीक है, एनर्जी की उनको जरूरत होती है बच्चों, तो वो क्या करते हैं बच्चों? वो एटीपी को तोड़ते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल के हवाले से। बच्चों आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1941 के अंदर बच्चों, किस ईयर के अंदर? 1941 के अंदर बच्चों एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रिट्ज लिपमैन। क्या नाम है बच्चों?
फ्रिट्ज लिपमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, आप लोगों ने इसका नाम भी एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना है बच्चों। इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस वजह से मिला था बच्चों? क्योंकि इन्होंने ये प्रपोज किया था, तजवीज दी थी कि जो एटीपी है ये मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल, कि सेल के अंदर, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसकी मदद से सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है बच्चों। सेल जो है जिस मॉलिक्यूल की मदद से एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है बच्चों, उसको हम एटीपी का नाम देते हैं, ठीक है। इन्होंने फ्रिट्ज लिपमैन इस स्टेटमेंट को प्रपोज किया था और जब बाद में इस पर रिसर्च हुई तो वाकई में ऐसा था। तो बच्चों इस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप लोगों ने ध्यान रखने के 1941 और फ्रिट्ज लिपमैन, ये दो इंपॉर्टेंट आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के बच्चों तीन चीजें होती हैं उसके अंदर बच्चों, एक नाइट्रोजनियस बेस होती है, एक 5 कार्बन शुगर और एक फास्फेट ग्रुप होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, एटीपी मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट्स। एटीपी मॉलिक्यूल के 3 छोटे हिस्से होते हैं, 3 सब यूनिट्स होते हैं। पहला क्या है बच्चों? एडेनिन। अब बच्चों को जो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कि मैंने आपको बताया था कि 5 हैं, एडेनिन हो गया, थायामीन हो गया, साइटोसिन, गवानीन और यूरासिल। अब बच्चों इसमें एटीपी के अंदर कौन सी पाई जाती है? एडेनिन पाई जाती है। अब ये, ठीक है, ये एटीपी के अंदर मौजूद नहीं होती। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, ठीक है, मतलब एक ऐसी बेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसके बाद बच्चों इसका दूसरा कंपोनेंट है राइबोज। राइबोज आपको पता है कि ये 5 कार्बन शुगर होती है। बच्चों क्या आप मुझे राइबोज का फॉर्मूला बता सकते हैं? ठीक है, अगर आपको याद हो राइबोज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आए देखते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया था ना, CnH2ON, इस तरह से उसका जनरल फार्मूला था। तो राइबोज मतलब 5 कार्बन शुगर, तो यहाँ पे आप 5 पुट करें और यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे आप जब 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? C5H10O5। अब बच्चों आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ना पेपर के ऊपर राइबोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। आया कि आप लोगों को राइबोज का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना आता भी है कि नहीं आता, ठीक है, आप लोगों ने इसको देखना। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जहां पे मैंने आपको बड़ी डिटेल से राइबोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिखाया है। इसके बाद बच्चों इसके अंदर फास्फेट ग्रुप एक नहीं होता, 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्राई, ट्राई फास्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो 3 फास्फेट ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बच्चों एटीपी के मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट्स हैं, क्या क्या है बच्चों? एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, उसके बाद बच्चों राइबोज, ठीक है, जो कि 5 कार्बन शुगर है, और उसके बाद बच्चों है 3 फास्फेट ग्रुप्स। तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि एटीपी के अंदर, ठीक है, कौन सी 5 कार्बन शुगर होती है, राइबोज या डिऑक्सी राइबोज? तो आपने बताना है कि राइबोज मौजूद होती है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसको आपने ध्यान रखना है, एटीपी के अंदर डिऑक्सी राइबोज शुगर नहीं होती, ठीक है, वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो ये वही राइबोज शुगर है बच्चों जो कि आरएनए के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को ना सिर्फ आपने इसके 3 नाम याद रखने, बल्कि इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करने हैं बच्चों। एडेनिन है, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? इस तरह सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये आपका एक उल्टा वी बन गया। फिर बच्चों इस तरह से, यहां से इस तरह, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये आपने 6 कोनों वाली रिंग बना ली, बहुत आसान है। सबसे पहले बच्चों आप इस तरह से बनाएं और फिर नीचे, इसके नीचे इस तरह, और इन दोनों को आपस में मिला दें, मिल गया, बहुत आसान है। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन इस साइड को निकालनी है और एक लाइन इस साइड में निकालनी है, ठीक है। तो आप पेपर में प्रैक्टिस करें, साथ साथ बनाते जाएं। कैसे क्या करेंगे बच्चों? मैं दोबारा ऊपर वाले डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन इस साइड पर और एक लाइन इस साइड पर। फिर बच्चों आपने क्या करना है, दोनों लाइन को सेंटर तक ले आना है, इसको सेंटर तक ले आए और बच्चों इसको भी क्या करें, सेंटर तक ले जाए। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी इसको सेंटर तक ले आए और इसको भी क्या करें बच्चों, सेंटर तक ले जाए। तो बच्चों ये जो आपका स्ट्रक्चर बना ना, ये है एडेनिन। और बच्चों एडेनिन मैंने आपको बताया था कि एडेनिन जो है, ठीक है, जो बेसिकली जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना बच्चों, ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है सिंगल रिंग और एक होती है डबल रिंग। सिंगल रिंग में बच्चों इस तरह से एक ही रिंग होता है, ठीक है, इस तरह। जबकि यहाँ पे आप देखें ना, तो एक ये रिंग है और दूसरा ये रिंग है, दो रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये एडेनिन जो है ये डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताया था, क्लियर। इसके बाद बच्चों राइबोज है, ये 5 कार्बन शुगर होती है, आपको पता है। राइबोज का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और बच्चों 5th कार्बन जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ वो शेप ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे उसने एग्जैक्ट कार्बन हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए हुए। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद फास्फेट ग्रुप है ना बच्चों, फास्फेट ग्रुप को हम इस तरह पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। बच्चों वैसे जो फास्फेट ग्रुप है ना, ठीक है, वो इस तरह से होता है, PO4 नेगेटिव, ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप होता है PO4-3, ठीक है। आमतौर पे इसको इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है, चूंकि चीजों को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं, तो हम फास्फेट ग्रुप को बच्चों इस तरह पी से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों आए, मैं नीचे आपको बुक में बनी डायग्राम से दिखाता हूँ।
तो जब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना आसान है, ये एडेनिन है। एडेनिन बच्चों आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है मैं दोबारा बता देता हूँ, सिंपल इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे आपने मिला देने हैं, फिर एक लाइन आपने इस साइड पे निकालनी है और एक लाइन आपने इस साइड पे निकालनी है। फिर बच्चों इनको आपने सेंटर तक लेके आना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो देखें बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना, ये एडेनिन है। तो आप लोगों ने इसकी 12 मिनट में प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और बच्चे इस डायग्राम को गलत ड्रॉ कर देते हैं और अपने सारे नंबर जाया कर देते हैं। तो आप लोगों ने साफ सुथरी डायग्राम और लाइंस को मेंटेन करते हुए फिर आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उर्दू का पेज है, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो फर्ज करें तीसरी लाइन। तो आप लोगों ने डायग्राम को लाइंस के हिसाब से अच्छी तरह, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम हो आपकी ताकि क्लियर हो और साफ सुथरी हो, तो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो बच्चे एडेनिन है, उसके बाद एडेनिन के बाद बच्चे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइबोस कहते हैं। और बच्चों राइबोस के साइड पे फास्फेट ग्रुप्स हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, एक फास्फेट ग्रुप, ये दूसरा और ये तीसरा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे दो फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान ना बच्चों इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस साइन है ना, जो ये जो साइन है बच्चों, इसको हम टिल्डी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, टिल्डी। क्या नाम है बच्चों, टिल्डी। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम उर्दू में, ठीक है, अलिफ मद आ जिस तरह पढ़ते हैं ना उर्दू में, अलिफ मद आ, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह जो मद का साइन है ना बच्चों, इसी तरह से इस साइन को इंग्लिश में हम टिल्डी कहते हैं, ठीक है। इस साइन से बच्चों दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसकी वजह क्या है, ये जो बॉन्ड होता है ना दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो कि एटीपी के अंदर मौजूद होता है बच्चों, ये आम बॉन्ड से मुख्तलिफ होता है और इसके अंदर बहुत हाई एनर्जी होती है। इसी वजह से हम इसको आम बॉन्ड से, इसी वजह से हम फास्फेट को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम फास्फेट को बच्चों, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चले कि अलग तरह का बॉन्ड है और इसके अंदर जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे देखें कि कितने फास्फेट ग्रुप्स हैं, 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं, 1 2 और 3। और यहाँ पे इनके दरमियान जो है, इन दोनों के दरमियान एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब बच्चों एडिनिन और राइबोस, इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं एडिनोसिन। किसका नाम देते हैं बच्चों, एडिनोसिन का। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है कि नाइट्रोजनियस बेस और 5 कार्बन शुगर, ठीक है, जिन दोनों को मिला के बच्चों हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं। अब बच्चों ये एडिनोसिन है, जब एडिनोसिन के साथ बच्चों हम एक फास्फेट ग्रुप को लेंगे, किसको लेंगे बच्चों, एक फास्फेट ग्रुप को लेंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब बच्चों होता है एक, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब जब बच्चों इसी एडिनोसिन के साथ हम दो फास्फेट ग्रुप को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो दो फास्फेट ग्रुप्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एडिनोसिन डाइफास्फेट। क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफास्फेट। इसी तरह बच्चों जब ये पूरा एडिनोसिन इन दोनों को मिलाकर हम एडिनोसिन कह रहे हैं, जब इसके साथ हम 3 फास्फेट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम को इसी तरह से पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब बच्चों आए हम नेक्स्ट हेडिंग्स को देखते हैं। उसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे हाई एनर्जी बॉन्ड्स। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, उनके दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इन द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू फास्फेट्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू आ सकते हैं कि दो फास्फेट ग्रुप्स के दरमियान कौन सी तरह के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, या फिर मेटालिक बॉन्ड होते हैं। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एटीपी के मॉलिक्यूल में दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान बच्चों जो बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों होता क्या है, व्हेन वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ब्रोकन। अब बच्चों जब इनमें से एक बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, मिसाल के तौर पर बच्चों मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में ज्यादा क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब बच्चों फर्ज करें कि यहाँ पे एटीपी का मॉलिक्यूल था बच्चों, जब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बच्चों एटीपी का मॉलिक्यूल किस में अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखें ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये फास्फेट अलग हो जाएगा और ये सारा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो बच्चों जब एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे एडिनोसिन डाइफास्फेट बनेगा। जब एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होगा तो बच्चों उससे एडिनोसिन डाइफास्फेट बनेगा और बच्चों एक फास्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। अब बच्चों जो फास्फेट ग्रुप अलग होता है ना, इसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक। बच्चों एक ऐसा फास्फेट ग्रुप है जिसके अंदर कोई कार्बन हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते, इसी वजह से हम इस फास्फेट को इनऑर्गेनिक फास्फेट का नाम देते हैं। और बच्चों जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ना, इसके कहने से हम इसको अलग करते हैं ऑर्गेनिक फास्फेट से। ऑर्गेनिक फास्फेट बच्चों कहाँ पे पाया जाता है, फास्फोलिपिड्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ना, लिपिड्स हमने पढ़े थे, देखिए फास्फोलिपिड्स के अंदर बच्चों ये पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों ऑर्गेनिक फास्फेट जो है ठीक है, जो ऑर्गेनिक फास्फेट है ना बच्चों, ये डीएनए के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम स्पेशल इनऑर्गेनिक फास्फेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस फास्फेट को उस ऑर्गेनिक फास्फेट से, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकें। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहाँ पे फास्फेट लिखेंगे ना, जब सेपरेशन होगी तो उसकी आप पी आई लिखेंगे। पी आई मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट।
यहाँ पे देखें बच्चों, जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ना, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो फास्फेट्स के दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब इन दो बॉन्ड्स में से, दो बॉन्ड्स है ना, ठीक है, अब इन जब दो में से कोई भी एक बॉन्ड जब टूटेगा बच्चों, तो इनऑर्गेनिक फास्फेट जिसको हम कहते हैं पीआई, ये सेपरेट से अलग हो जाएगा और एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी जो होगी बच्चों वो क्या होगी, वो खारिज होगी। यहाँ पे देखें बच्चों, एटीपी थी, एटीपी जब टूटेगा, जब इससे टूटेगा बच्चों तो एडीपी बनेगा, ठीक है, साथ में एक फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बच्चों वो बॉन्ड, ठीक है, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड था, उसके टूटने से क्या रिलीज होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। और बच्चों यही वो एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं बच्चों, वो इसी एनर्जी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या कि जब दोबारा से एटीपी कैसे बनेंगे बच्चों, आमतौर पर होता क्या है बच्चों, एटीपी आप समझे कि हमारी बॉडी के अंदर ना, ठीक है, ये एटीपी जो है ये बनती रहती है, बनती रहती है। कैसे बनती है हम इसको आगे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ग्लूकोज के टूटने से बनती है। जब हम फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, उसके टूटने से जो है वो क्या बनती है बच्चों, एटीपी बनती है। बच्चों एटीपी किस तरह से बनती है देखिए, एटीपी जो है वो एडीपी और फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया और एनर्जी रिलीज हुई। अब बच्चों जब एडीपी और फास्फेट को हम मिलाएंगे और इतनी एनर्जी जितनी रिलीज हुई, इतनी एनर्जी इसको दोबारा दें, तो क्या दोबारा ये एटीपी नहीं बना देगा बच्चों, बिल्कुल बना देगा। तो बच्चों होता क्या है, जो हम फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, जब बच्चों हमारे मैदे के अंदर, हमारी छोटी आंत के अंदर वो खुराक टूटती है, टूटने के बाद जिस्म के अंदर जज्ब होती है बच्चों, तो उस खुराक के टूटने से बच्चों जो एनर्जी निकलती है ना, वो एनर्जी हम इस एडीपी और फास्फेट को देते हैं। और उस एनर्जी जो खुराक के टूटने से बनी, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एडीपी और फास्फेट बच्चों दोनों आपस में मिलेंगे और दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, एटीपी बना देंगे दोबारा से। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक मरतबा आप खाना खा लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर आप काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। फिर होता क्या बच्चों, जैसे ही वो सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई, फिर आपकी काम करने की जो ताकत है, जो आपकी काम करने की सकत है बच्चों, वो खत्म हो जाती है। तो फिर आप लोगों से काम भी नहीं होता। जिस तरह आप माह रमजान में, ठीक है, रोजे की हालत में आप देखें कि किस तरह से सारा जिस्म जो है वो टूटने लग जाता है और आप लोगों से बिल्कुल भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी की कमी क्यों होती है बच्चों, क्योंकि एटीपी कम होती है। अब एटीपी कम क्यों है बच्चों, क्योंकि एटीपी का जितना जखीरा था वो सारे का सारा तो इस्तेमाल कर लिया। और नई एटीपी कैसे बनेगी, खाना खाने के बाद बनेगी, और खाना हम खा नहीं रहे, जिसकी वजह से बॉडी में एटीपी का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। और बॉडी एटीपी के लेवल कम होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो सही तरह से फंक्शन में परफॉर्म नहीं करेगी। तो आपने इस चीजों को जहन में रखना है, ठीक है, कि किस तरह से जब एटीपी जो है ये टूटेगी तो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी बनेगा, साथ एनर्जी बनेगी। और जब दोबारा एडीपी और फास्फेट को एनर्जी सप्लाई की जाएगी, तो दोबारा से बच्चों क्या बना देगी, एटीपी बना देगी बच्चों आगे आप हेडिंग देंगे एटीपी जो है ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो आप लोगों ने इसी तरह एटीपी लिख के मार्कर के साथ, उसके बाद एरो और फिर एडीपी, कि एटीपी जो है वो कन्वर्ट होती है एडीपी के अंदर किस तरह से। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, तो आप लोगों ने बच्चों ये जो लाइंस है ना, आपने इन्हीं तरतीब से इसको लिखना है। बुक में जो है ये एक लाइन इनमें से ऊपर लिखी हुई है, दूसरी लाइन नीचे लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने इन लाइन्स को इसी तरतीब से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस, जो आम एनर्जी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जिसमें एनर्जी चाहिए होती है बच्चों, वहां पे क्या किया जाता है, एटीपी को तोड़ा जाता है। एटीपी को तोड़ने के लिए बच्चों आमतौर पे क्या किया जाता है, जो सिर्फ बाहर वाले आउटर फास्फेट फास्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड है ना बच्चों, जिस तरह बच्चों यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फास्फेट ग्रुप एक है बच्चों, ये दूसरा फास्फेट ग्रुप, और बच्चों ये तीसरा फास्फेट ग्रुप। अब बच्चों ये तीन फास्फेट ग्रुप्स हैं। अब बच्चों इसमें दो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। अब इन दो हाई एनर्जी बॉन्ड्स में से बच्चों आमतौर पे जो आउटर हाई एनर्जी बॉन्ड है ना, बाहर वाले दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड है बच्चों, इसी को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखें, कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर फास्फेट फास्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड। जो कॉमन एनर्जी रिएक्शंस होते हैं बच्चों, इनमें सिर्फ बाहर वाले हाई एनर्जी फास्फेट फास्फेट बच्चों इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, इसको तोड़ा जाता है, ब्रेक्स होते हैं। When this happens, जब बच्चों ये बॉन्ड टूटता है तो एटीपी बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब ये टूटेगा इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाएगा और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो जब ये होता है बच्चों, एटीपी जो है वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वन फास्फेट पीआई, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है बच्चों वो रिलीज होता है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों, अब जब ये टूटता है तो बच्चों इससे कितनी एनर्जी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जाता है। तो बच्चों वो कहते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ वन फास्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। हाँ बच्चों, यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोल का क्या मतलब होता है, ठीक है बच्चों। हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस है, फर्ज करें ऑक्सीजन का एक मोल ले लिया हमने, हाइड्रोजन का एक मोल ले लिया। मोल आमतौर पे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बच्चों। मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 बच्चों, एक मोल का मतलब ये होता है। अब बच्चों, अब पर मोल ऑफ एटीपी से क्या मुराद है, 6.02 इंटू 10⁻23। जब बच्चों एटीपी के मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो जब बच्चों इतनी एटीपी के मॉलिक्यूल्स में से जो आउटर फास्फेट फास्फेट जो बच्चों बॉन्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये दो फास्फेट है बाहर वाले, और इन दोनों के दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब बच्चों ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटीपी मॉलिक्यूल्स के
आउटर फास्फेट फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा बच्चों, जब ये टूटेगा तो इनसे कितनी एनर्जी निकलेगी बच्चों, 7.3 किलो कैलोरीज। इसको आपसे पेपर में इस तरह से भी पूछ सकता है, 7300 कैलोरीज, ठीक है, क्योंकि के जो है ना किलो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो जब आप इसे इस तरह से लिखेंगे 7.3 इंटू 10⁻³ तो बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, 7300 कैलोरीज के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों कैलोरी क्या होता है बच्चों, कैलोरी जो है ये एनर्जी का यूनिट है। अब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जाउल है, ऐसा ही है ना। तो बच्चों कैलोरी क्या है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन कैलोरी जो है बच्चों ये जाउल से बड़ा यूनिट है। मैं आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशन बता देता हूँ। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल के बराबर होती है। एक कैलोरी किसके बराबर होती है बच्चों, 4.184 जाउल के बराबर होती है। तो आप लोगों का एमसीक्यू। अब बच्चों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 7.3 किलो कैलोरीज एक मोल ऑफ एटीपी से एनर्जी निकलती है, और अगर ये जाउल के अंदर हम इसको मेजर करेंगे तो कितनी बनेगी। मैंने आप लोगों को रिलेशन बता दिया बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 7.3 को 4.184 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मुझे आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि पर मोल ऑफ एटीपी से कितने जाउल एनर्जी रिलीज होगी जब उसमें आउटर फास्फेट फास्फेट के दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड है जब वो ब्रेक डाउन होगा। क्लियर। तो बच्चों आप लोगों ने ये हेडिंग देके उसके बाद ये लाइंस आप लोगों ने लिखनी है, और साथ बच्चों आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये इक्वेशन जो है इसको भी लाजमी लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। बच्चों मैं इसको जो है वो इरेज करके आप लोगों को मजीद बेहतर अंदाज में इसको समझा देता हूँ। बच्चों आप लोग यहाँ पे देखें, ये एटीपी है। एटीपी बच्चों आमतौर पे वाटर की मौजूदगी, बच्चों आमतौर पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना बच्चों, ठीक है, वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें वाटर रिक्वायर होता है। तो एटीपी जो बच्चों इसी तरह वाटर की मौजूदगी में बच्चों वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है एडीपी के अंदर। इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से रिलीज होता है, और बच्चों एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे एडीपी इंटू एएमपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो किस तरह से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। बच्चों अब होता क्या है, वो कहता है इन सम केसेस, कुछ केसेस में एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू एएमपी। वो मजीद बच्चों टूट जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है, और साथ एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा, ठीक है। अब बच्चों जाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ पे फर्ज करें कि ये जो है ये राइबोज शुगर है, और बच्चे की राइबोज शुगर, और यहाँ पे बच्चों क्या है, ठीक है, एक नाइट्रोजीनियस बेस एफर्ट्स करें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये क्या है बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेस है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ नाइट्रोजीनियस बेस को, ठीक है। अब बच्चों ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2, और बच्चों ये कौन सा है, 3। अब बच्चों यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये बाहर वाला फास्फेट ग्रुप बच्चों ये इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये निकल गया ना बच्चों, जब ये निकल गया तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब बच्चों कहता है कुछ केसेस के अंदर ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना बच्चों, अब इन दो फास्फेट के दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाता है। जब बच्चों ये भी टूट जाएगा तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये फास्फेट भी निकल जाएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा बाकी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, बाकी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखें जब ये भी निकल गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बच गया। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी बच्चों। अब मैं इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं बच्चों। इसमें भी क्या होगा, जो एडीपी है ना बच्चों, ये भी वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और क्या बना देगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट, और साथ एनर्जी। और एनर्जी कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से। तो ये एनर्जी बना देगा, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों लास्ट में आप लोगों ने इन पॉइंट्स को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब बच्चों एटीपी हमारे बॉडी के अंदर अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एटीपी टूटती किस तरह से है, ठीक है। पहले एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर टूटती है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। फिर कुछ केसेस में वो एडीपी मजीद एएमपी के अंदर टूटती है बच्चों, फिर 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एटीपी का टूटना हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एटीपी हमारी बॉडी के अंदर बनती भी है, और बनती कब है, जब हम खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, ठीक है। वो जो खुराक है वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी बनाती है। तो यहाँ पे देखें, सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बच्चों जब हम खाना खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन से सेल्स एनर्जी हासिल करते हैं, और बच्चों ये क्या करते हैं, दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद इनऑर्गेनिक फास्फेट टू फॉर्म एटीपी। बच्चों मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ। ये देखें बच्चों, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ऐसे ही बच्चों। ये जो है इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो C6H12O6 है बच्चों, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब बच्चों इसमें जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे निकल गए। तो बच्चों लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकल गए तो इसकी क्या हो गई बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गई। तो बच्चों जब इसकी ग्लूकोज की, अब ग्लूकोज क्या है बच्चों, हमारे पास फूड है,
ठीक है। अब जो इस फूड की ऑक्सीडेशन हुई बच्चों, तो इससे क्या निकली, एनर्जी निकली। और ये जो एनर्जी है ना बच्चों, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में मिलाने के लिए और इनसे दोबारा से एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेल्स जो है वो फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी हासिल करते हैं, फिर वो इस एनर्जी को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, किस तरह से, एडीपी को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाकर, और क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है, लास्ट में आप समरी की हेडिंग देंगे और आप लिखेंगे सो वी कैन समराइज, ठीक है। तो अब हम जो है वो खुलासा कर सकते हैं जितने भी हमने डिस्कशन की हमारे लेक्चर की, अब सबको हम सम कर सकते हैं, इकट्ठा करके हम ये कह सकते हैं कि एटीपी बच्चों इज मेड, वो बनता है ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस, ठीक है, वो प्रोसेसेस जिनसे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जिस तरह फूड के ब्रेकडाउन से, खुराक के टूटने से, तो बच्चों तब जो है वो एटीपी बनती है, ठीक है। एंड इज ब्रोकन डाउन, और एटीपी टूटती है ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के दौरान जिसमें एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर खर्च होती है, जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो बहुत आसान है, वो कहते हैं कि ऐसे हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होने का अमल है वहां पे एटीपी बनती है, और जहां पे एनर्जी चाहिए होती है, कंज्यूम होना होती है, वहां पे एटीपी जो है बच्चों वो टूट कर एनर्जी को रिलीज करवाती है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इस तरह से बच्चों क्या करती है, एटीपी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ठीक है। फर्ज करें जैसे ये रिएक्शन था ना, ऊपर वाला रिएक्शन था बच्चों, यहाँ पे एटीपी बन रही थी, और इसी तरह कोई और रिएक्शन जहां पे एनर्जी चाहिए होगी वहां पे एटीपी कंज्यूम हो जाएगी। तो इस तरह एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एटीपी बनी और दूसरे के दौरान इस्तेमाल हो गई, तो बच्चों इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन जो है ये होती रहती है। तो बच्चों होपफुली आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, बहुत आसान लेक्चर था, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसी तरह से हेडिंग्स बना के याद करने, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग्स बनाई थी लेक्चर के दौरान, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी चीजें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।